सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मैं थोड़े लेट में वीडियो लेकर के आया. आई थॉट कि ओनली 54 पेजेस आर देयर, सो यू कुड हैव डन इट, बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट डिडंट. उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाया. आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न. देखिए, ये वीडियो मैं डिटेल में अगर एक्सप्लेन करूँगा सो इट विल बी लॉन्ग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. साथ में एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इफ़ यू आर डिपेंडिंग अपॉन वीडियो लेक्चर्स, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. ये ऑनेस्ट बात है, जो कि आपको कोई टीचर नहीं बताएगा कि हाँ आप उनके वीडियो लेक्चर्स देखते रह रहे हो. बट इट वोंट बी फ्रूटफुल अनलेस और अनटिल यू गेट द आइडिया और द जिस्ट, जो कि आपका खुद पढ़ने से आता है. 54 पेजेस थे. इट वॉज नॉट गुड फॉर यू टू आस्क कि 54 पेजेस कैन बी इट कैन बी डन ईजिली. और इसमें पढ़ना भी कैसे, आपको एक एक लाइन नहीं पढ़नी थी, आपको बस एक ग्लिम्स लेना था सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, यू गेट द बेसिक आइडिया. खैर, जो भी रीज़न हो, मैं खुद लेट लेकर के आऊँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. बट बिफोर स्टार्टिंग मैं कुछ बातें क्लियर कर दूँ. अभी मैं शुरू का जो पेजेस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑल, उन सबको नहीं लेकर के आऊँ. आई नो द स्क्रीन इज़ लिटिल बिट स्मॉलर देन यूज टू बी बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग इट फ्रॉम माई मोबाइल इटसेल्फ. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में चीज़ें आगे जहाँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा मैं वो इंपॉर्टेंट आपको मार्क कर दूंगा, बता दूंगा कि चीज़ें कैसे करनी है, क्या होती है वो चीज़ें, एंड देन रेस्ट इज़ अप टू यू. ठीक है, ओके. सो जो लोग अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, प्लीज़ मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन फॉर मॉक टेस्ट एंड ऑल. मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक से आप इंस्टॉल करिए टेक्स्ट बुक को. द कोड इज़ इन द डिस्क्रिप्शन सेल्फ. कोड वहाँ पर है. यू अप्लाई दैट पर्टिकुलर कोड, गेट मैक्सिमम बेनिफिट, एंड देन आफ्टर दैट सेक्शनल टेस्ट दीजिए जितने ज़्यादा हो सके. साथ में फिर एक मॉक टेस्ट देते रहिए. सो इट विल बी मच मोर गुड फॉर यू. ओके ओके, लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले हम लोग समझेंगे किस बात को, स्टोर मैनेजमेंट के पोर्शन को समझेंगे. इस बार मैं पीपीटी नहीं लेकर के आऊँ. एंड द नोट्स क्रेडिट गोज टू ISPCS पाठशाला. थैंक यू टू हिम that sir has given the notes for free without any cost, and it will be much more beneficial. So स्टोर मैनेजमेंट की हम लोग बात करें. हमने मैनेजमेंट में अभी तक क्या देखा? हमने मैनेजमेंट में देखा कि किस तरीके से हम लोग स्टाफिंग करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर मेंबर का क्या रोल रहता है, लेवल्स कौन कौन से रहते हैं, फर्स्ट लेवल, मिडिल लेवल एंड देन टॉप लेवल. बट ये सब जो बातें थी ये किसके थ्रू, ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करती थी. किसके ऊपर डिपेंड करती? पर्सन्स के ऊपर डिपेंड करती. But when you are talking about financial, or when you are talking about other than financial, when you are talking about store management, जब भी आप कभी स्टोर की बात करेंगे सो वहाँ पर चीज़ें प्रोडक्ट और रिलेटेड विद दैट आएगी. सो कुछ चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए. जैसे कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि होता क्या है. होता ये है कि लेट अस सपोज आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है. ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है. वापस से मैं शुरू वाला एग्जांपल लूँगा ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ. आपको एक पेन बनाना है. अब इस पेन के लिए मान लीजिए ये जो ऊपर वाला जो है ये पूरा प्लास्टिक बॉडी है. दिस इज योर प्लास्टिक बॉडी. एंड जो सामने का जो कैप है, दिस इज योर स्टील बॉडी. ठीक है, एंड पीछे वाला कैप भी है, वो भी कौन सा, प्लास्टिक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक है बट दे आर प्लास्टिक. ओके, सो अब आप क्या करोगे, आप स्टील के जो रॉ मटेरियल्स रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ रोल्स या रोल्स के रूप में मंगाइए, या जिस तरीके से मंगाना है आप उसको मंगाएंगे. आप प्लास्टिक को मंगाएंगे ताकि आप पूरे के पूरे पेन को मैन्युफैक्चर कर सकें. ओके, नाउ जब आप इसको मंगाएंगे तो मंगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्लेस एन ऑर्डर. यू हैव टू प्लेस एन ऑर्डर. एंड इफ़ यू हैव टू प्लेस एन ऑर्डर, जो ऑर्डर कंप्लीट होगा जब तक आएगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज लीड टाइम. मतलब क्या, वापस से सुनिएगा, बहुत आराम से बता रहा हूँ. जब आपने ऑर्डर प्लेस किया, टाइम फॉर यू प्लेस्ड ऑर्डर, ठीक है, टाइम ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड, और जब तक वो आपके यहाँ तक आने गया, जैसे मान लीजिए 3 to 4 डिलीवरी डेज आपके फ्लिपकार्ट और अमेजन पे रहता है. व्हेन यू परचेज एनीथिंग, जब भी आप कभी परचेज करते हैं तो क्या होता है कि आप ऑर्डर करते हैं 3 to 4 डिलीवरी, या 6 to 7 डेज ऐसे करके आता है. तो जो 6 to 7 डेज है, दैट इज़ योर लीड टाइम. दैट इज़ योर लीड टाइम. आप ऐसे करके याद रख सकते हैं. पहली चीज़ ये. साथ में जब ये दोनों के दोनों मटेरियल आपके पास आ चुके हैं तो आप इन दोनों मटेरियल्स को रखेंगे कहाँ, आप उसको रखेंगे स्टोर में रखेंगे. कहाँ रखेंगे, स्टोर में रखेंगे. एंड व्हेन यू प्लेस इन स्टोर, आपको पता होना चाहिए कौन से मटेरियल कहाँ पर है, कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल कहाँ पर है. कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे वो ख़राब हो सकता है. दिस स्टील माइट गेट कोरोजन,
सो आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर आपका वाटर ना हो, जहाँ पर आपका एयर वगैरह ना हो. सो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन योर माइंड. ओके. सो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि स्टोर को मैनेज करना है. स्टोर मतलब आपका नॉर्मल मान लीजिए गोदाम समझ लीजिए उसको. गोदाम मतलब जहाँ पर आप सारे मटेरियल्स को रखते हैं. सारे मटेरियल को बेहतर तरीके से रखें, सही तरीके से रखें, ताकि जो जो भी मटेरियल आप उसके अंदर रखें उसका नुकसान कम से कम हो. ओके. सो लेट्स बिगिन. सो इट इज़ अ मल्टीफेसेड डिसिप्लिन. ठीक है. ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाट? सप्लाई चेन मैनेजमेंट. इट इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जहाँ पर बातें किसकी होती हैं? कोऑर्डिनेशन की और कंट्रोल की. किसकी? एक्विजिशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल. जहाँ पर आप रखेंगे, आप मटेरियल पाएंगे, फिर उसको रखेंगे, फिर उसके बाद आप उसको प्रोसेसिंग के लिए भेज देंगे. कहाँ पर? जहाँ पर आपका जो स्टील ऐसे आया होगा स्टील, सो आप उसको इस शेप में देने के लिए कहीं ना कहीं मशीन शॉप में ले जाएंगे. मतलब कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर आपके ऑपरेशन हो रहे हों, वहाँ पर आप ले जाएंगे तो ये इसका शेप में आ जाएगा. तो वहाँ तक पहुँचने के पूरे को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोर मैनेजमेंट कहते हैं. जहाँ पर फोकस किस पे रहता है? पैसों की बचत पे, रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे, और साथ में ओवरऑल ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस पे. ओके. नाउ ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेगा इसका? देखिए, अब आपको अंदर नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है. यू हैव टू जस्ट रीड द बोल्ड लाइन्स. जब आप बोल्ड लाइन पढ़ेंगे आपको एकदम क्लियर कट तरीके से पता हो जाएगा कि करना क्या है. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज स्पेस. आप हमेशा दिमाग में जब भी कोई टॉपिक पढ़िए, अभी के लिए नहीं, बात के लिए बता रहा हूँ. सो आप अगर उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे सो आप आसानी के साथ समझ पाएंगे. मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा कमरा है. छोटा सा कमरा है, मान लीजिए कितना? 6x6 का कमरा है. इस 6x6 कमरे को अगर आप चाहें तो कुछ सामान यहाँ रखें, कुछ सामान यहाँ रखें, कुछ सामान यहाँ रखें, कुछ सामान यहाँ रखें. सो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ओरिएंटेशन सही नहीं है, तो इतना स्पेस है. सो इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से रखेंगे तो ये चारों के चारों आपके कुछ इस तरीके से आ जाएंगे. 1 2 3 4. तो मतलब क्या हो जाएगा? बढ़िया तरीके से यूटिलाइज हो रहा है किसका? स्टोरेज का. स्टोरेज स्पेस का ज़्यादा सही तरीके से यूटिलाइजेशन. टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, सही समय पर मटेरियल मिल जाए, साथ में कोई उसमें डैमेज ना हो. जैसे मैंने कोरोजन का एग्जांपल दिया, तो वो कोरोजन वाला ना हो. नेक्स्ट, क्योंकि आप इसका कोई ना कोई पैसा देंगे, रेंट देंगे, सो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो? कॉस्ट जो हो वो कम से कम लगे. जैसे आपने देखा होगा, जो लोग ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम जो आपके कोल माइंस है और योर आयरन माइंस और योर स्टील माइंस, आयरन माइन वैसे होती नहीं बट हाँ बॉक्साइड के जो है एल्युमिनियम एंड ऑल के, वहाँ वो देखेंगे तो वो कहाँ पर अवेलेबल है? वो मेनली झारखंड, छत्तीसगढ़, इस एरिया में अवेलेबल है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो स्टोरेज रहता है, क्योंकि वहीं से निकाला, सेम उसी पोर्शन से निकालेंगे हम और थोड़ी दूर पर ले जा करके रख देंगे. हम लोग को ज़्यादा वहाँ से ट्रैवल करके मटेरियल को ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इससे क्या होता है? इससे जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो कॉस्ट रहता है वो रिड्यूस हो जाता है. सो कॉस्ट इफेक्टिव स्टोरेज सॉल्यूशन. देन इट शुड बी सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड. अगर कुछ ऐसा है जिससे टॉक्सिक गैसेस वगैरह निकल रही हैं, इट इज़ समथिंग लाइक दैट, तो इसकी वजह से क्या हो कि हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है. तो वहाँ पर हम लोग सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड को एकदम ध्यान में रखेंगे ताकि किसी भी वर्कर को कोई भी दिक्कत ना आए. नेक्स्ट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री लेवल. ना इन्वेंट्री लेवल क्या है? इन्वेंट्री लेवल आपका क्वांटिटी है. आप ज़्यादा उतना मत सोचिए, क्वांटिटी है. जैसे कि आप जब फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो आपको फ्लिपकार्ट में दिखता है आउट ऑफ स्टॉक, दिखता है. कई बार आप कोई चीज़ सर्च करते होंगे, इट विल शो यू आउट ऑफ स्टॉक. आउट ऑफ स्टॉक मतलब क्या होगा कि स्टॉक में नहीं अवेलेबल है. सो इन्वेंट्री उस वक्त नहीं है, इन्वेंट्री उस वक्त नहीं है. सो इन्वेंट्री लेवल मतलब एक पर्टिकुलर डिमांड को मीट करने के लिए जो भी अमाउंट है रखा हुआ, सामान जो है, क्या रखा हुआ? सामान जो रखा हुआ है वो है कि नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वेंट्री लेवल्स कहते हैं. ओके. स्टॉक लेवल्स कह लीजिए, इन्वेंट्री लेवल कह लीजिए, बात बराबर है. अब उसके बाद क्या? प्लानिंग ऑफ स्टोरेज बिल्डिंग. अब स्टोरेज बिल्डिंग के लिए क्या क्या प्लान की ज़रूरत है? आपको पता है क्या? 6x6 वाला कमरा मैंने एग्जांपल लिया था, तो उसका साइज़ क्या होगा? साइज़ मतलब किस पर डिपेंड करेगा? कितना मटेरियल आप स्टोर करेंगे. ठीक है. और साथ में फ्यूचर में आपकी नीड वगैरह क्या रहेगी, मतलब कि फ्यूचर में अगर आप एक्सपेंशन करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ मटीरियल आएगा. उन सबको मद्देनज़र रखते हैं हम लोग साइज़ ऑफ स्टोर को करते हैं. नेक्स्ट इज योर साइट सेलेक्शन. कहाँ पर आप उसको बिल्ड करेंगे ताकि आपका क्या जो कॉस्ट हो वो कम हो सके. हमेशा याद रखिएगा, मैनेजमेंट में आपका काम क्या है? कॉस्ट को कम से कम रखना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज रखना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज रखना. सो अप्रोप्रिएट साइट, जहाँ पर
जो पास में हो, प्रॉक्सिमिटी में सप्लायर और प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के, और ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया मिल जाए, साथ में क्या हो, कोई दिक्कत की बात ना हो पहुंचाने में। कंस्ट्रक्शन, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ मटेरियल्स वगैरह रहते हैं प्लास्टिक सेट्स में रखे रहते हैं। अगर कभी किसी ने कोई बड़ी इंडस्ट्री वगैरह में विजिट किया होगा तो उसको पता होगा कि वहाँ पर प्लास्टिक शेड होते हैं जहाँ पर आप रखते हैं, ठीक है। क्लाइमेट कंट्रोल, कुछ जहाँ पर नुकसान पहुँच सकता है वहाँ पर क्या है, क्लाइमेट कंट्रोल कंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। सो जहाँ पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कम हो सके, मतलब ये कंस्ट्रक्शन किस पर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ मटेरियल पे। किस टाइप के मटेरियल को आप स्टोर करेंगे, कैसे कैसे टाइप के मटेरियल को स्टोर करेंगे, वो बाद में कंस्ट्रक्शन को डिटरमाइन करेगा। अब ऐसा थोड़ा ना यूरेनियम को आप नॉर्मल ले आकर के आप प्लास्टिक शेड के अंदर रख दीजिए, ऐसा तो होगा नहीं। सो जस्ट लाइक दैट। फायर प्रिकॉशन, इसमें कुछ मत पढ़िए, केवल और केवल आपको बोल्ड टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसीलिए इसको कवर करना उतना ज़्यादा टफ नहीं था। फायर प्रिकॉशन होना चाहिए, कहीं आग वाग लग गई तो आपको इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। सिक्योरिटी किस लिए, क्योंकि आपने देखा होगा बिहार का एग्जाम्पल, बिहार में क्या हो रहा था, बिहार में आपकी रोडें गायब हो रही हैं, ठीक है, सड़कें गायब हो रही हैं। सो ऐसा ना हो कि आप मटेरियल ले आकर के रखें एंड सम रॉबर्स और समथिंग उसको चोरी कर ले जाए। सो इसके लिए सर्वेलेंस कैमरा हो गया, सिक्योरिटी पर्सनल गार्ड्स एंड ऑल, इन सबको आपको बिठाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। सेफ्टी एंड हेल्थ आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग, वेंटिलेशन, और साथ में बढ़िया डिज़ाइन होना चाहिए। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर, जैसे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टोर मैनेजमेंट टॉपिक को हम लोग डील करें। सो डिस्टिंक्ट स्टोरेज कंडीशन, रॉ मटेरियल, डिफरेंट हैंडलिंग हो सकता है। मान लीजिए अब कोई कांच का सामान हो, कोई ग्लास का सामान हो, अगर कोई ग्लास का सामान होगा तो क्या होगा, उसके टूटने के उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे, सो उसको हैंडल करने का तरीका अलग रहेगा। ओके, सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल जो भी आप रखेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलर वे में सेंट्रल और मेन स्टोर, ठीक है। सेंट्रल स्टोर में क्या होता है, काफ़ी डिपार्टमेंट से आता है ताकि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रहे और कोऑर्डिनेशन रहे। ओके, लोकेशन ऑफ स्टोर में कहाँ पर लोकेशन होना चाहिए, प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। मतलब प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या हो गया, आस पास हो गया, क्या हो गया, मतलब आस पास, ठीक है, आस पास में रहे। लेआउट ऑफ द स्टोर के बारे में बात कर चुका हूँ। लेआउट ऑफ द स्टोर में कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, जैसे कुछ वर्ड हैं जो आप लोगों को शायद समझ में ना आए, जैसे है रिड्यूस रिट्रीवल टाइम। रिड्यूस रिट्रीवल टाइम ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इन स्टोर मैनेजमेंट द लेआउट ऑफ द स्टोर शुड हैव, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। द लेआउट ऑफ द स्टोर शुड हैव मैक्सिमम रिट्रीवल टाइम, मिनिमम रिट्रीवल टाइम, और लीस्ट रिट्रीवल टाइम, और योर नन ऑफ दी अबव, ऐसे करके आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। रिट्रीवल टाइम मतलब, रिट्रीवल मतलब क्या होता है, निकालना। इसका मतलब क्या होता है, निकालना, ठीक है। मतलब कोई सामान, जैसे मान लीजिए ये है, आप देखे होंगे घर पे मम्मी क्या करती हैं, मम्मी का आपने देखा होगा कैसे रखती हैं सामान, आपने देखा होगा। जो आपका अलमीरा रहता है, अलमीरा में डिफरेंट शेल्फ्स रहते हैं, ठीक है। सो वो एक पर्स अपना यहाँ रखेंगी, साड़ी एंड ऑल ये सब यहाँ रखेंगी, मतलब एक पर्टिकुलर क्लासीफाइड जगह पर रखती हैं। साड़ीज एंड ऑल यहाँ रख दिए, पापा के पैंट शर्ट यहाँ रख दिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्लासीफाइड रहता है उनका, सो दैट इज़ प्रॉपरली अरेंज। तो अब कभी भी आप कहेंगे मम्मी मेरे को ये चाहिए, मतलब ये वाला कपड़ा चाहिए, तो मम्मी तुरंत निकाल करके आपको दे देती हैं। क्यों, क्योंकि मम्मी को पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और जितनी जल्दी वो निकाल करके आपको दे सकती हैं, दैट इज़ योर रिट्रीवल टाइम, दैट इज़ योर रिट्रीवल टाइम। रिट्रीवल मतलब निकालना, मतलब कोई भी मटेरियल जो रखा हुआ है स्टोर के अंदर में, उसको कितनी जल्दी निकाल करके हम लोग प्रोडक्शन में भेज सकते हैं, दैट इज़ योर रिट्रीवल टाइम। ओके, अब देखिए मटेरियल एट रिस्क इन स्टोरेज, कंडीशन अफेक्टिंग लाइफ ऑफ गुड। लाइफ ऑफ गुड मतलब, लाइफ ऑफ गुड मतलब क्या हो गया, जो भी आप मटेरियल ले आए हैं, प्रोडक्ट नहीं, जो भी आप मटेरियल ले आए हैं वो कितने दिन तक टिक सकता है, कितने दिन तक टिक सकता है, और कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता रहता है, उमस बदलती रहती है, लाइट का एक्सपोजर, कितनी लाइट अंदर आ रही है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर जाती है। इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट जो आप खरीदते हो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी एक एक्सपायरी डेट होती है, उसमें भी क्या होता है, एक एक्सपायरी डेट होती है। सो ऐसे गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स जहाँ पर आपका जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं,
तो उसको कैसे किस तरीके से प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, दैट कम्स अंडर योर रिस्क इन स्टोरेज। ठीक है, अब जैसे हो गया आपका स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल, मैंने आपको बताया था स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल, जहाँ पर किसकी बात हो रही है, हजार्डस सब्सटेंसेस की बात हो रही है। हजार्डस सब्सटेंस मतलब लाइक यूरेनियम। ठीक है, ये क्या होगा, सेंसिटिव भी होगा और हजार्डस भी होगा, दिक्कत भी हो सकता है। सो वहाँ पर आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल के बारे में ध्यान में रखना है। स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव, अब एक्सप्लोसिव्स कहाँ यूज़ होता है, एक्सप्लोसिव आपके माइंस वगैरह में यूज़ होते हैं। ठीक है, माइंस में यूज़ होते हैं, कई बार वेल्डिंग में भी आपके एक्सप्लोसिव यूज़ होते हैं। सो एक्सप्लोसिव मटेरियल को फायर वगैरह चीज़ों से कितना दूर रखना है ये तो आपको पता ही होगा। सेफ्टी मेजर्स कैसे लेने, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव में आ जाएंगी, जहाँ पर एक्सीडेंटल इग्निशन को प्रिवेंट किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। सिमिलर वे में स्टोरेज ऑफ केमिकल, केमिकल में क्या होना चाहिए, वेंटिलेशन ना हो, साथ में क्या, स्पिल कंटेनमेंट, मतलब कुछ अगर बाहर की ओर छिड़का या गिरा उसको किस तरीके से साफ़ किया जा सकता है एंड उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है ताकि बाहर कोई भी केमिकल ना गिरे। प्रॉपर लेबलिंग की जाए, वरना आप तो जानते हैं केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ और का कुछ और में मिला देंगे, सो इट विल बी डिज़ास्टर। कहीं और किसी और कोई और केमिकल किसी और के साथ मिल गया, इट वोंट बी गुड। सो सेफ्टी डेटा शीट एंड ऑल प्रोवाइड होने चाहिए, यही बेसिक चीज़ है। ठीक है, स्टोर एफिशिएंसी, स्टोर एफिशिएंसी मतलब क्या होगा, कितने बेहतरीन तरीके से स्टोर काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ है इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स आप याद रखिए, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेट्स पहला, ऑर्डर फुलफिलमेंट एक्यूरेसी, स्पेस यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी, उसके बाद आपका इफेक्टिवनेस ऑफ स्टोर, आपका इफेक्टिवनेस ऑफ स्टोर। अब इसमें क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेट कितना आया, मतलब कि स्टोर, ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से लेआउट समझिए, ये है आपका, यहाँ पर है स्टोर। ठीक है, यहाँ पर है आपका प्रोडक्शन हाउस जहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनता है, और ये है आपका आउटलेट। ठीक है, फैक्ट्री आउटलेट जो होता है ना, आउटलेट। नाउ अब क्या होता है, जब भी कभी रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वायरमेंट आएगी तो रिक्वायरमेंट क्या होगा, ये आपका यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस के पास रिक्वायरमेंट जाएगी, आउटलेट में जहाँ कहीं भी बाहर से आए, ये कहाँ इन्वेंट्री में जाएगा, बोलेगा मुझे इतने मटेरियल की ज़रूरत है। तो कई बार क्या होता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेट्स मतलब कितनी बार इन्वेंट्री का यूटिलाइजेशन हुआ, कई बार ऐसा होता है कि इन्वेंट्री में वो सामान रहता नहीं है, सो उसी रेट को दर्शाने के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेट रहता है। फुलफिलमेंट एक्यूरेसी, कितनी जल्दी हम लोग माल को सप्लाई कर पाते हैं और कितने सही तरीके से। नेक्स्ट स्पेस यूटिलाइजेशन, मैंने आपको बताया कि कितने अच्छे तरीके से जो कुछ भी है इस पर्टिकुलर स्टोर के अंदर उसको किस तरीके से यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, इतना ही है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब देखिए वापस से, दिस विल ऑल्सो कम इन योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दिस विल ऑल्सो कम्स अंडर इन योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब ये किससे डील करेगा, एक्विजिशन हासिल करने से, स्टोरेज रखने से, और डिस्ट्रीब्यूट करने से। ठीक है, सो अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ मटेरियल और प्रोडक्ट, चाहे वो आए चाहे वो जाए, मतलब चाहे रॉ मटेरियल आए चाहे प्रोडक्ट बन करके जाए, दोनों में इन्वेंट्री ज़रूरी होती है ना। जैसे कि क्या हो गया, आप मान लीजिए पैंट ले रहे हैं, कहाँ से आप पैंट ऑर्डर करेंगे, कहाँ से, फ्लिपकार्ट से। सो ये पैंट कहाँ से बन करके आएगा, पैंट कहीं फैक्ट्री से बन करके आएगा। ओके, नाउ अज्यूम दिस पैंट एज एन एग्जांपल, फैक्ट्री से बन करके आएगा। मान लीजिए दिस इज मेड अप ऑफ प्योर कॉटन, मेड अप ऑफ प्योर कॉटन, लेट अस सपोज। सो क्या होगा, कॉटन के फार्म से जहाँ से कॉटन बन रहा है वहाँ से एक पर्टिकुलर कुछ ट्रॉलीज़ वगैरह आएंगी, उसके बाद क्या होगा, वो एक स्टोर में इसको डालेंगी, कॉटन की मतलब शीट्स यहाँ पर बनेगी, शीट्स मतलब आपके फैब्रिक बनेगा पूरा का पूरा। ओके, फिर उस फैब्रिक को आप स्टोर में ऐसे रखोगे अलग अलग तरीके से, उसके बाद उसको भेजोगे कहाँ पर, प्रोडक्शन हाउस में भेजोगे, जहाँ पर उस पर स्टिचिंग एंड ऑल होगी, डिफरेंट साइजेस के आपके ये ट्राउजर्स बनेंगे। सो प्रोडक्शन हाउस में ये होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट आपका कहाँ जाएगा, आउटलेट पे जाएगा, शॉप्स पे जाएगा। तो जब वो शॉप्स पे जाएगा तो क्या होगा कि शॉप्स पे जाने के पहले एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट आकर के बन करके तैयार रखे रहते हैं, ताकि जब कभी भी कोई भी ऑर्डर आए तो वो तुरंत का तुरंत यहाँ से रिट्रीव होकर के तुरंत का तुरंत जा सके। ये होता है अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ मटेरियल और प्रोडक्ट। ओके, मिनिमाइजिंग होल्डिंग कॉस्ट, रखने का टाइम कम से कम हो। अब जैसे कि मान लीजिए ये होल्डिंग कॉस्ट, अब कॉस्ट एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर टाइम होता तो मैं कॉस्ट के बारे में और बताता, लेकिन कॉस्ट एक प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि सारा खेल पैसे का है।
आपका काम क्या है मैनेज एज अ मैनेजर कि कॉस्ट को कम से कम किया जा सके। कॉस्ट मतलब जो आपका लग रहा है पैसा, वो कॉस्ट कैसे कम लगता है। मान लीजिए जैसे कि वापस से वही एग्जांपल लेते हैं, ट्राउज़र वाला ही। ये आपका स्टोर हो गया यहाँ पर, ये आपका प्रोडक्शन हाउस हो गया, ये आपका आउटलेट हो गया। अब आपने पूरा का पूरा तीन तीन जो आपके कमरे हैं, मान लीजिए कमरे हैं, 3 कमरे का आप रेंट देते हो, कुछ ना कुछ रेंट देते हो। साथ में क्या, इसमें कुछ ना कुछ वेंटिलेशन है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगती है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगती है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगती है। सो ये सारे क्या हैं, ये सारे पैसे ही तो हैं, ये सारे क्या हैं, सारे के सारे पैसे हैं, ठीक है। और आपका काम क्या है, इस पैसे को कम से कम रखना। सो मतलब क्या हो गया कि जो आपका ये वाला पोर्शन है, मतलब और ये वाला पोर्शन है, मतलब ये स्टोर हो गया, ये आपका इन्वेंट्री टाइप का हो गया, ये भी इन्वेंट्री है बट ये भी मान लीजिए आउटलेट हो गया। सो ये दोनों का दोनों क्या होगा आपका, साथ में ये भी पैसे खा रहे हैं। पैसे खा रहे हैं मतलब इन दोनों के रोल में, मतलब लेट अस सपोज 1 and 2 बोथ क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को रखे हुए हैं। सो रखे हुए हैं तो मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ पंखा चल रहा होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही, प्रॉपर लाइटिंग होगी, जो कुछ भी होगा। सो उसको कम करने के लिए हम लोग होल्डिंग कॉस्ट रहता है। होल्डिंग कॉस्ट मतलब इनको रखे रहने का पैसा जो लग रहा है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि हैवी सेल्स चल रही होती है, सेल होता है ना फ्लिपकार्ट एंड अमेजन पे। क्यों? क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट जब बढ़ने लगती है तो उसके प्राइस को ड्रॉप करके आप जल्दी से जल्दी उसको भेजने की कोशिश करोगे ताकि नया प्रोडक्ट बन करके आ सके। सो दैट इज़ मिनिमाइजिंग होल्डिंग कॉस्ट। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाया जा सके, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया जा सके, साथ में क्या, एक्यूरेट डिमांड इन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। फोरकास्टिंग मतलब डिमांड की फोरकास्टिंग करना, जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है वैसे। ओके ना, डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री। अब डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री में आपको बस पहले सबसे पहले क्या याद रखना है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन, MRO आइटम्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, अब एक एक करके देखते हैं। फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री, एग्जाम्पल वापस से लेंगे वही वाला कि आप ट्राउज़र बनाने के उसमें हो, ठीक है। तो मान लीजिए किसी मौसम में आपका, आप कौन सा फुल ट्राउज़र क्या होता है, ऑब्वियसली बात है फुल होता है, इट्स नॉट शॉर्ट्स, इट्स नॉट बमूदा और इट्स नॉट योर बॉक्सेस एंड ऑल। सो ट्राउजर्स आर ट्राउजर्स। सो ट्राउजर्स के बारे में अगर देखोगे कि क्या होगा कि कई बार क्या होता है, ट्राउजर्स की जो डिमांड रहेगी मार्केट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हाईली इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट इज़ एन अनसर्टेन थिंग कि झटके से डिमांड बढ़ गई। सो उस झटके से डिमांड बढ़ने को मद्देनज़र रखते हुए क्या हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल है, क्या उतनी बढ़ी हुई डिमांड को पूरी कर पाएगा। वापस से बोल रहा हूँ, ट्राउज़र्स है, ट्राउज़र्स के मान लीजिए झटके से आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोग बहुत ज़्यादा मांगने लगे आपकी कंपनी के ट्राउज़र्स को। सो क्या आपके पास इतनी क्षमता है कि आप वो बढ़ी हुई डिमांड को पूरी कर सकें जो अनसर्टेन एनवायरनमेंट आए। यही क्या होता है, बफर अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। बफर अगेंस्ट अनसर्टेनिटी मतलब क्या हो गया कि आप बफर में रखे रहें कुछ ना कुछ पोर्शन, ताकि कभी भी अगर मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा अनइवन डिमांड आ जाए, जो कि पहले से आती थी लेकिन इट चेंजेस, सडनली डिमांड बढ़ जाए, सो आपको एक बफर रखना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ द यूज़ ऑफ बफर अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन, इट मीन्स रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। ऑब्वियस सी बात है, क्या रॉ मटेरियल मतलब जो रॉ मटेरियल कच्चा माल, मैंने आपको बताया, वर्क इन प्रोग्रेस जो प्रोडक्शन में चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि प्रोडक्शन हाउस है वो 24 घंटा काम करेगा, उनकी भी पर्टिकुलर शिफ्ट होती होगी, कुछ ना कुछ देर के लिए रुकेगा। सो दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। उसका कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस होना चाहिए और स्टडी वर्क फ्लो होना चाहिए। कस्टमर की जो डिमांड है उसको फुलफिल करना चाहिए, और बल्क परचेजिंग एंड प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफन रिजल्ट इन कॉस्ट सेविंग। बल्क परचेजिंग अगर हो जाए, जैसे आपने इकट्ठे ही आपने ले लिया 1000 किलो, आपने ले लिया क्या, कॉटन शीट्स ले लिया ताकि आप ट्राउजर्स बना सकें, सो वो बल्क परचेजिंग हो जाएगी, उससे भी आपका फ़ायदा होगा। जैसे आपको पता होगा कौन सा, आपको पता होगा रिटेलर एंड होलसेलर, ठीक है। सो सेलर, सॉरी, रिटेलर क्या होता है, आपका नॉर्मल प्राइस में बेचेगा, लेकिन जब आप होलसेल में कपड़ा लेते हैं, ढेर सारे कपड़े लेते हैं, सो क्या होता है, आपको सस्ते में मिल जाते हैं, है ना, सस्ते में मिल जाते हैं। सो दैट इज़ होलसेलर प्राइस। तो जब आप बल्क में लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आप कोई भी आप रॉ मटेरियल लेंगे,
सो वो आपको सस्ते में पड़ जाएगा और आपका काम क्या है, सस्ता कॉस्ट को रिड्यूस करना। ओके, सीजनल डिमांड वेरिएशन होता है, उसकी वजह से भी इन्वेंट्री को रखना पड़ता है। अब जैसे कि ट्राउजर्स की डिमांड ज़्यादा कब होगी, ज़्यादा तब होगी जब आपका विंटर होगा, ठीक है। और समर में क्या होता है, समर में आपका बहुत ज़्यादा होता है, सो पीपल विल बाय मोर शॉर्ट्स और मोर बॉक्सेस एंड ऑल, सो दैट डिपेंड्स ऑन सीजनल डिमांड। हैज अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस फ्लक्चुएशन, ठीक है। प्राइस फ्लक्चुएशन मतलब कई बार क्या होता है, अगर आप सप्लाई को कंट्रोल कर लेते हैं, किसको कंट्रोल करेंगे, सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, तो क्या होगा, सप्लाई को जैसे ही आप कंट्रोल करेंगे और डिमांड उसकी बढ़ी हुई है, सो मतलब क्या होगा कि प्राइस विल गेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज, ठीक है, विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। सो इसी को क्या कहते हैं, हैज अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन। इसको अगर इन्हीं की भाषा में देखेंगे तो क्या है, स्टॉक पाइलिंग इन्वेंट्री व्हेन प्राइसेस आर लो एंड एक्ट एज हैज अगेंस्ट पोटेंशियल प्राइस इंक्रीज, यही चीज़, ठीक है। नाउ रॉ मटेरियल, मैंने आपको बता दिया रॉ मटेरियल क्या है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टार्टिंग में होंगे लेकिन अभी तक पूरी तरीके से बने नहीं है ना, पूरी तरीके से बने नहीं। 3 कमरा याद रखिएगा, पहला कमरा, दूसरा कमरा एंड तीसरा कमरा। पहले कमरे में क्या होता है, रॉ मटेरियल रखे रहते हैं, यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही होती है बढ़िया तरीके से, और यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बन करके रखा रहता है रॉ मटेरियल। सो जो अभी तक पूरी तरीके से बने नहीं है, क्या ये जो रॉ मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है, क्या ये बने हैं, नहीं बने, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस, जो यहाँ पर रहेंगे उसको क्या कहेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। जो थोड़े बहुत बन चुके हैं या पार्शली कंप्लीटेड हैं या अभी पूरी तरीके से बन करके तैयार नहीं हुए। फिनिश्ड गुड, ऐसे गुड्स जो पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुके हैं और क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेट कर रहे हैं। ओके, MRO इन्वेंट्री, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन आइटम्स नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। ऑब्वियस सी बात है, अब आपका ये प्रोडक्शन हाउस है, अगर ये प्रोडक्शन हाउस है, ये आपका स्टोर है, ये आपका इधर का है, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूस वे में काम चल रहा है, मान लीजिए कोई मशीन ख़राब हो गई, कोई दिक्कत आ गई, सो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर चीज़ें ऐसी रखनी पड़ेंगी, ताकि आप रिंच रखना पड़ेगा, प्लास रखना पड़ेगा, आपको डिफरेंट वायर्स रखने पड़ेंगे, आपको जो कुछ भी रखना पड़ेगा, वो किस में आ जाता है, MRO इन्वेंट्री में आ जाता है। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन, कोई भी दिक्कत आएगी तो वहाँ पर आएगी, मतलब वहाँ से उसको सही किया जा सके। ओके, साइकिल इन्वेंट्री, द पोर्शन ऑफ इन्वेंट्री दैट वेरीज डायरेक्टली विथ ऑर्डर साइकिल और प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल और ऑर्डर साइकिल मतलब क्या है, जब से आया जब तक आया, मैं वापस बोलूँगा, जब से आया जब तक आया, मतलब क्या है कि कोई एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, ठीक है, आपके पास एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आया कि भैया मेरे को एक ट्राउज़र चाहिए, ठीक है। सो वो जो टाइम उसने दिया कि मेरे को ट्राउज़र चाहिए, ठीक है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार, जितना टाइम लिया, जितना टाइम ले रहा है, दैट इज कॉल्ड एज साइकिल, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन साइकिल, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन साइकिल। इनपुट से लेकर के आउटपुट तक के सफ़र को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं। इनपुट से लेकर के आउटपुट तक के प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रोडक्शन साइकिल कहेंगे। सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, एडिशनली इन्वेंट्री जो रखेंगे ताकि रिस्क कम से कम रहे स्टॉक आउट होने के, ठीक है। और वो कब हो सकते हैं, डिमांड और सप्लाई में चेंजेस की वजह से हो सकते हैं। एंटीसिपेशन इन्वेंट्री, एंटीसिपेशन इन्वेंट्री मतलब क्या होगा कि एंटीसिपेट करना कि ऐसा हो सकता है, मे बी डिमांड बढ़ सकती है, सो ऐसे को हम लोग क्या कहें, एंटीसिपेट करना, फ्यूचर को देख करके कि आप भविष्य में देख करके कि मे बी अगले महीने मान लीजिए मार्च में होली है, सो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ता पैजामा खरीदेंगे, सो आप ये क्या कर लिए, एंटीसिपेट कर लिए, तो आप अभी से अपने पास कुर्ते पैजामा जो भी आप कंपनी बना रही है कॉटन का, उसको आप बढ़िया से रखे रहें, ऑब्वियस सी बात है। सो एंटीसिपेट करना इन्वेंट्री को। अब देखिए यहाँ पर है कुछ इंपॉर्टेंट कॉस्ट, सो यहाँ पर कुछ कॉस्ट को आप ध्यान में रखिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेंट्री, डिमांड वेरिएबिलिटी, डिमांड में चेंज, लीड टाइम मैंने बताया था, टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द गुड्स, प्लेसिंग द ऑर्डर सॉरी, प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द गुड, मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया था, आपने ऑर्डर प्लेस किया फ्लिपकार्ट पे, जब तक आपके पास ऑर्डर नहीं आ गया, 3 से 4 दिन लगा, 5 से 6 दिन लगा, जो कुछ भी लगा, वो आपका क्या हो जाता है, लीड टाइम हो जाता है।
ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितने पर आपने ऑर्डर प्लेस किया। कॉस्ट एसोसिएटेड विथ प्लेसिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर, आपने प्लेस किया। आप एज अ कस्टमर के ओरिएंटेशन से देखेंगे तब भी आपको चीज़ें समझ में आ सकती हैं। आपने ऑर्डर प्लेस किया, मान लीजिए कई बार डिलीवरी चार्जेस भी लगते हैं, सो रिसीविंग ऑर्डर के साथ में जो आपका, ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए 720 का आपने ट्राउज़र लिया, उसमें 40 रुपये उसने डिलीवरी मांग लिया। सो ये आपका क्या था, प्लेसिंग ऑर्डर था। लेकिन रिसीविंग ऑर्डर में आप कितना देंगे, 760 रुपये पे करेंगे, दैट इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट मतलब क्या हो गया, जहाँ पर आप विद स्टोरिंग एंड मेंटेनिंग इन्वेंट्री। स्टॉक आउट कॉस्ट मतलब क्या हो गया कि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आप पूरा नहीं कर पा रहे और आपकी इन्वेंट्री खाली है। सो ये जितने भी क्लाइंट आपके पास आएंगे लेने के लिए, कुर्ता पैजामा हो गया या ट्राउज़र हो गया, उनको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। सो वो भी क्या है, आपका नुकसान ही तो है। वो आपके कस्टमर बन सकते थे ना। आप खुद सोचिए, ट्राउज़र की कंपनी है आपके पास, मान लीजिए 100 लोग आए आपके पास और आपके पास ट्राउज़र है ही नहीं 100, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि मेरे पास है नहीं, अगले महीने आना, तब तक बन करके तैयार हो जाएंगे। सो ये जो 100 लोग हैं ये दूसरी दुकान पर पूछेंगे ना, आपके पास थोड़ी ना आएंगे। सिंपल सी बात है, जहाँ पर अवेलेबल होगा वहाँ पर जाएंगे। सो इसकी वजह से क्या हुआ, आपको 100 लोगों का जो प्राइस था वहाँ पर आपको घाटा हुआ, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक आउट कॉस्ट। ठीक है। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमाइजेज टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को किस तरीके से कम किया जा सकता है, वही क्या होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। इतना तो होना चाहिए, अगर इतना नहीं हुआ, इससे कम हुआ तो भी घाटा, इससे ज़्यादा हुआ तो भी घाटा, एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कई बार आपने देखा होगा फॉर्मूला इसका क्या रहता है, 2D CO/CH। कुछ इन्वेंट्री, देखिए इन्वेंट्री अलग अलग टाइप की होती है, उसमें नहीं घुसना है हम लोग को, बस आप बेसिक चीज़ याद रखिए कि कभी भी ऐसे अगर पूछता है कि आपका EOQ क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सो 2D CO/CH दैट इज ट्वाइस ऑफ डिमांड, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग का अंडर रूट। वैसे तो आता नहीं है बट हाँ आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, 2D CO/CH। okay. So if you talk about ABC analysis, again this is very very important, ABC analysis क्या होता है, ये आपके इन्वेंटरी आइटम्स को बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस क्लासीफाई करता है कि उसका कितना यूज़ है। यहाँ पर यूज़ किसका होता है, परीटो प्रिंसिपल का यूज़ होता है। नाउ दिस इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीटो प्रिंसिपल क्या कहता है, 80-20 रूल, ये हर जगह एप्लीकेबल है। 80-20 रूल मतलब क्या, 80% ऑफ द कंट्रीज वेल्थ इज ओनली विथ 20% ऑफ द पीपल। सोच करके देखिए, 80% ऑफ कंट्रीज वेल्थ, इंडिया की 80% जो वेल्थ है, वेल्थ मतलब धन है, धनराशि है, वो केवल और केवल 20% लोगों के पास है। सबके पास तो है नहीं बराबर का। सो केवल और केवल वो कितने लोगों के पास है, केवल 20% लोगों के पास है। यही ऐसा ही कुछ परीटो प्रिंसिपल कहता है, 80/20 रूल। मतलब क्या हो गया कि सिमिलरली आप इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं कि 80% जो पैसा है वो 20% लोगों के पास अवेलेबल है। वैसे ही 80% जो आपके 80% जो आपके इन्वेंट्री में यूज़फुल है वो 20% प्लेस पे होगा, मिनिमम प्लेसेस पे होगा। ऐसे करके आप उसको याद रख सकते हैं। ओके, नाउ कुछ इन्वेंट्री कंट्रोल का आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डील करते हैं। सो रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है, रीऑर्डर पॉइंट इज द पॉइंट जहां पर नए ऑर्डर को प्लेस किया जा सके। ठीक है, रीऑर्डर पॉइंट मतलब क्या हो गया, मैं आपको और थोड़ा आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, इस तरफ एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए क्या हो गया कि आपके पास इन्वेंट्री का लेवल ये है आपका 100, आपने 100 स्टॉक अपने पास रखे हुए थे। ठीक है, 100 ट्राउज़र्स अपने पास रखे हुए थे। हुआ क्या कि आपको पता है कि कुछ टाइम बाद ये 100 ट्राउज़र क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 100 ट्राउज़र क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे।
लेकिन क्योंकि ज़ीरो अगर हो जाएंगे और इस वक्त कोई डिमांड आएगी, सो आपको किसका घाटा होगा? आपको पैसे का घाटा होगा। आपको किसका घाटा होगा? पैसे का घाटा होगा। ठीक है। सो आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट को ले लेते हैं कि जैसे ही लेवल मेरा मान लीजिए 40 पे पहुँचे, वैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं ताकि मेरे पास मटेरियल और ज़्यादा अवेलेबल हो जाए और मैं अपनी प्रोडक्शन को जारी रख सकूं। ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? रीऑर्डर पॉइंट कहते हैं। ठीक है। क्या मतलब है? यहाँ देख लीजिए, द इन्वेंट्री लेवल एट विच न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड टू अवॉइड स्टॉक आउट्स ड्यूरिंग लीड टाइम। लीड टाइम मतलब मैंने बताया ऑर्डर प्लेस से ऑर्डर रिसीव तक करने का सफ़र, जो समय है उसको क्या कहेंगे? लीड टाइम कहेंगे। अवॉइड स्टॉक आउट्स, स्टॉक खत्म होने के पहले ही हमने यहाँ 40 पर जैसे ही मेरा ट्राउज़र की क्वांटिटी पहुँची, मैंने बोल दिया मेरे को और कॉटन शीट्स चाहिए, मेरे को और कॉटन फैब्रिक चाहिए। सो कॉटन फैब्रिक आपके पास और आ जाएगा और आपकी प्रोडक्शन चलती रहेगी। दैट इज़ योर रीऑर्डर पॉइंट। सेफ्टी स्टॉक, आपको पता है अनसर्टेनिटी इन डिमांड होने की वजह से हमको सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ता है। ABC एनालिसिस, ABC एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ABC एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पर इन्वेंट्री के आइटम्स को ABC क्लासेस में इम्पॉर्टेंस दिया जाता है। ABC क्लास में इम्पॉर्टेंस दिया जाता है, मतलब A में वो जो ज़्यादा प्रायोरिटी रहेंगी, B में कम प्रायोरिटी, C में कम प्रायोरिटी, ऐसे करके आपके ABC क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। जस्ट इन टाइम इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज गोइंग टू कम इन एग्जामिनेशन। आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट 90% श्योर कि इसके आने के चांसेस हैं। 90% श्योर के साथ बोला, जस्ट इन टाइम मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। सो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। क्या इसका मतलब होता है? ये एक स्ट्रैटेजी है। किस तरीके की स्ट्रैटेजी है? ताकि मिनिमाइज किया जा सके इन्वेंट्री लेवल्स बाय रिसीविंग गुड्स ओनली एज दे आर नीडेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब ज़रूरत हो तब हम ऑर्डर करें, मतलब जब ज़रूरत हो तभी। अ स्ट्रैटेजी दैट एम्स टू मिनिमाइज इन्वेंट्री लेवल, ज़्यादा हम लोग अपने पास भर करके ना रखें, जब ज़रूरत हो तभी उसको हम लोग यूज़ करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब फीफो एंड लीफो। फीफो मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। अरे ऑब्वियस सी बात है ना। मान लीजिए जैसे कि आपने बॉक्सेस लिए, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, ऐसे करके आपने उस पर रख दिए। किस पे? आपने स्टोर रूम में रख दिए। अब आप सबसे पहले आएंगे तो किसको उतारेंगे? इसको उतारेंगे। सो ये वाला बॉक्स सबसे लास्ट में आया था, लेकिन जा कब रहा है? जा सबसे पहले रहा है। तो दिस इज कॉल्ड लास्ट इन। सबसे लास्ट में इस बॉक्स को रखा गया था, लेकिन ये जा कब रहा है? ये जा बहुत मतलब पहले बार में जा रहा है। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में अंदर आया लेकिन पहली में बाहर जा रहा है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब पहले में अंदर आया और पहले में बाहर गया। ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, बार कोड, RFID, ये सब चीज़ें, ताकि इन्वेंट्री को ट्रैक किया जा सके। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। रेगुलर अपडेटिंग मॉनिटरिंग लेवल्स टू इंश्योर अलाइनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड मार्केट कंडीशन। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मेन जो आपका टॉपिक था वो यहीं पर है। उसके बाद जो है, उसके बाद आपका बेसिक चीज़ें, बल्क शिपमेंट क्या होगा, बैच ट्रैकिंग क्या होगा, किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक एक्सपायरी डेट, ABC एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, आइडेंटिफाइंग मोस्ट एंड लीस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ स्टॉक। ठीक है। बल्क शिपमेंट कैसे होगा, बाइंग, स्टोरिंग, शिपिंग इन्वेंट्री इन बल्क, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ जो नए नए वर्ड आ रहे हैं उसको आप देख लीजिए। क्रॉस डॉकिंग, यूज दिस मेथड, यू विल अनलोड आइटम डायरेक्टली फ्रॉम अ सप्लायर ट्रक टू द डिलीवरी ट्रक। ठीक है। वेयर हाउसिंग इज एसेंशियली एलिमिनेटेड। क्रॉस डॉकिंग मतलब ये, अरे सिंपल सी बात है कि क्या हुआ, यहाँ पर सप्लायर ट्रक आया, वहाँ से आप डायरेक्टली कहाँ पर ले गए? डिलीवरी ट्रक में डाल दिया, हो गया काम खत्म। डिमांड फोरकास्टिंग मैंने आपको बता दिया। ड्रॉप शिपिंग, अब देखिए 2 वर्ड आते हैं, ड्रॉप शिपिंग आते हैं। ड्रॉप शिपिंग मतलब क्या हो गया? ड्रॉप शिपिंग में सप्लायर आपके पास पहले से निश्चित है, इसलिए ड्रॉप शिपर्स भी बहुत पैसे कमाते हैं। सप्लायर है, ठीक है। आप अपने घर पर बैठे आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन कर लिया, वेबसाइट डिज़ाइन करने के बाद आपने सप्लायर से बात किया, सप्लायर से कहा आपने कि मुझे इतने इतने टाइप के ट्राउज़र चाहिए। सप्लायर ने कहा ठीक है, आप मुझे इतना पैसा दो, मैं आपको सप्लाई कर दूंगा। तो आप सप्लायर से क्या कहते हो? आप कहते हो नहीं, मेरे पास मत भेजो, आई विल टेल यू व्हाट टू डू।
सो आप क्या करते हैं, आप अपना ऑर्डर सप्लायर के पास देते हैं कि मुझे इस टाइप के ट्राउज़र की ज़रूरत है, वो कहता है हाँ मेरे पास अवेलेबल है, और वो कस्टमर तक पहुंचा देता है। और प्रॉफिट किसके पास आ जाता है, प्रॉफिट आपके पास आ जाता है, बाकी कॉस्ट जो रहती है इसके पास चली जाती है। दिस इज़ योर ड्रॉप शिपिंग। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि सप्लायर शिप्स आइटम डायरेक्टली फ्रॉम इट्स वेयर हाउस टू द कस्टमर, आप अपने घर पर बस बैठे रहो। इकोनॉमी का ऑर्डर क्वांटिटी बता दिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लीफो बता दिया, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री बता दिया। लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट टर्म। लीन मैन्युफैक्चरिंग फोकस ऑन रिमूविंग वेस्ट, वेस्ट को कम से कम किया जा सके ठीक है, वेस्ट को कम से कम किया जा सके। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग किन चीज़ों को यूज़ करेगा, हैंडल्स प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। अब देखिए कई बार क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एमआरपी, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, इन्वेंट्री और जस्ट इन टाइम, ऐसे करके कई बार क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये जानना चाहिए कि एमआरपी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में कौन कौन से आएंगे, प्लानिंग आएगा, शेड्यूलिंग आएगा और इन्वेंट्री कंट्रोल आएगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कितना मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर अमाउंट, ठीक है। रीऑर्डर पॉइंट फार्मूला मैंने आप लोग को बता दिया, रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है, कब आपको रीऑर्डर करना है, उसी के हिसाब से आपको मैनेज कैसे करना है। सिमिलर वे में परपेचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दिस एंटेल्स रिकॉर्डिंग स्टॉक सेल्स एंड यूसेज इन रियल टाइम, कितना यूज़ हो रहा है, कितना यूटिलाइज हो रहा है। सेफ्टी स्टॉक मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले बता दिया। नाउ दिस इज योर 6 सिग्मा एंड लीन 6 सिग्मा, बहुत अच्छा है। 6 सिग्मा इज नथिंग बट एन अप्रोच। अप्रोच क्या है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो बढ़िया से बढ़िया बने और उसमें वेस्ट कम से कम हो। 6 सिग्मा क्यों बोलते हैं वो भी देख लीजिए। जनरली हम लोग एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व फॉलो करते हैं, ठीक है, और जितना ज़्यादा इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मीन कहते हैं, ठीक है। हम लोग की हमेशा चाहत रहेगी कि हम लोग मीन पर रहें, लेकिन हम लोग को पता है कि इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, और अगर गलतियां हो जाती हैं तो हम लोग कई बार यहाँ मीन पर नहीं पहुँच पाते, हम लोग कहीं यहाँ पर रह जाते हैं, कहीं यहाँ पर रह जाते हैं। सो दिस इज योर 3 सिग्मा इधर और 3 सिग्मा इधर। सिग्मा क्या है, सिग्मा आपका बताता है वेरिएंस, कि कितना दूर हैं आप अपने मीन पॉइंट से, कितनी दूरी पर हैं आप अपने मीन पॉइंट से। दिस इज योर 6 सिग्मा, और यही बताता है कि आपको अपनी ज़िंदगी से कचरा कैसे रिमूव करना है, रिमूविंग वेस्ट। अब इसी को आप उससे एसोसिएट कर सकते हैं आपके उस पॉइंट से कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट से। 6 सिग्मा क्या कहता है, रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम अ बिजनेस, ताकि वो किससे रिलेट करे, इन्वेंट्री से। लीन 6 सिग्मा में क्या होता है, लीन 6 सिग्मा में रिमूविंग वेस्ट एंड रेज एफिशिएंसी, एंड रेज एफिशिएंसी। देखिए ये इसीलिए मैं कहता 54 पेजेस अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, बट 54 पेजेस आपको पढ़ने, मतलब कि पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है सो तो इट इज़ हाईली कंसर्नेबल। अब देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट इज योर व्हाट इज फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। अब फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में क्या क्या होगा, यूटिलाइजेशन कैसे हो, कॉस्ट कम से कम लगे, सस्टेनेबिलिटी कैसे हो, यूज़र सेटिस्फैक्शन, ठीक है। बस आपको देखना है यूज़र कंप्लायंस, कंप्लायंस मतलब क्या, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड जैसे ISO वगैरह का सर्टिफिकेशन। अडेप्टेबिलिटी, आपको PDF ऐसे ही देखनी है, मैं आपको कितना भी एक्सप्लेन कर दूं, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर प्रेसियस टाइम। इस बात को रिमेंबर रखिएगा, मेरा कुछ नहीं है, मैं 1 घंटे का वीडियो डाल दूँ, 2 घंटे का वीडियो डाल दूँ, ये पूरी PDF आप हार्डली 1 आवर में कवर कर सकते हैं। दैट्स वाई मैं इसको नहीं लेकर के आ रहा था, यही रीज़न था कि मैं अभी तक इस वीडियो को नहीं लेकर के आया। मुझे लगा कि मेनी ऑफ यू पीपल आर इंटेलिजेंट एंड यू कैन डू इट। इसमें कुछ 54 पेजेस कंप्लीट करने में हालत नहीं ख़राब होनी चाहिए, 1 घंटे के अंदर आप ये कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी, प्लान फॉर फ्यूचर। अडेप्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, किस तरीके से अडाप्ट कर ले एनवायरनमेंट को या चेंजेस को, तो वही आपका अडेप्टेबिलिटी हो जाएगा। इसमें क्या मैं एक्सप्लेन करूँ, चीज़ें तो ये भी है ना, इसमें आप सोचते हैं कि क्या एक्सप्लेन किया जाए। जितना भी आप देखेंगे पूरा का पूरा जो नीचे तक पेज है, फैसिलिटी, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, रेनोवेशन, अपग्रेड, आपको इसमें कुछ याद ही नहीं रखना है, आपको बस वो चीज़ें याद रखनी है जो चीज़ आपको लगे कि आपने नहीं सुनी है पहले। अगर आपने नहीं सुनी है तब आप उस चीज़ को याद रखें, वरना ये तो जो लास्ट के जो पेजेस हैं, इट इज़ नॉट टफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट टफ एट ऑल, ओके। देखिए आई एम लीविंग दिस वीडियो हियर इटसेल्फ, मैं ज़्यादा आगे नहीं बताऊंगा। अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि नहीं नहीं सर आप करा दो, हमसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा, ठीक है, मैं आप लोगों का टाइम, बस मेरा यही कंसर्न है। मैं अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप लोगों को ये ना हो कि आप केवल वीडियोस देख रहे हैं यार। मेरा आई एम अ जेन्युइन पर्सन यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम,
ओके। सो अगर आप ये नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, फिर भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे आफ्टर दिस वीडियो ऑल्सो, देन comment it down. I will complete it by tomorrow itself and get it done with this particular management principle PDF. ओके, दैट्स अ गारंटी। कमेंट कि नहीं सर इसके और एक्स्ट्रा बताओ मेरे को, मुझे पूरा PDF समझना है, कमेंट करिएगा, मैं पक्का लेकर के आऊँगा। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, अभी कुछ लोग इंटरेस्ट हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं, कुछ लोगों ने अभी तक PDF ओपन तक नहीं किया है, विच इज़ अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम इटसेल्फ। सो आप कम से कम वो तो देखिए, शुरू के 2-3 पेजेस देखिए, आपने देखा कि बहुत डरावना है, शुरू के 2-3 पेजेस देखिए आपने कहा बहुत डरावना है, ये कौन पढ़े, पहले नीचे का तो कंप्लीट कर लीजिए, जो कि जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फाइनेंशियल वाला तो थोड़ा बहुत पोर्शन तो बचेगा ही, ठीक है, फाइनेंशियल वाला पोर्शन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप अगर उसको एक बार बस गो थ्रू तो करो यार, 2-2 लाइन पढ़ो, शुरू के समझ में आ जाएगी चीज़ें, नहीं आती समझ में तो मैं हूँ, मुझे ये वीडियो देखिए शाम तक या रात तक, आज रात 12 बजे तक, मैं अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आज रात 12 बजे तक इसको कंप्लीट कर दूंगा मैनेजमेंट को। दैट्स अ प्रॉमिस एंड आई विल कीप दिस प्रॉमिस दिस टाइम। मैंने कहा था आज मैं अपलोड कर दूंगा, बट क्योंकि आई एम हैविंग सम इश्यूज़ दैट आई डोंट वांट टू शेयर, सो उसकी वजह से मैं आज रात मतलब आज कंप्लीट नहीं कर पाया, मतलब कल कंप्लीट नहीं कर पाया। तो आज मैं कह रहा हूँ कमेंट करिए कि सब पूरा बता दो, एक्सप्लेन कर दो, काम खत्म करो, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, thank you so much for watching. If you haven't subscribed to my particular channel, please make sure to subscribe it, hit the like button अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया तो। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लगी होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें एकदम प्लेन एंड सिंपल है। ठीक है, एंड स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, डोंट वरी ब्रदर, आई एम विथ यू, ट्रीट मी लाइक योर एल्डर ब्रदर। आप 100 बार पूछोगे, मैं 100 बार बताऊँगा। ठीक है, अगर फिर भी ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा कि ये PDF कैसे 1 घंटा या 1.5 घंटे में कवर हो सकती है, सो आप मुझे कमेंट करिए, आई विल ब्रिंग इट फॉर यू। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट पहले, लेकिन आप एक बार PDF गो थ्रू तो करिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।